हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ द इकोनॉमिक टाइम्स के। ठीक है, द हिंदू का नहीं, आज द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। थ्रिल ऑफ द ट्रिल इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है दुनिया के पहले ट्रिलियनर पे। ट्रिलियनर ऐसा आदमी होगा जिसके पास $1 ट्रिलियन, 10⁻12 इतने डॉलर्स होंगे नेट वर्थ में। तो ऐसा आदमी कौन होगा और वो धरती का कैसे भला करेगा, मैनकाइंड का कैसे फ़ायदा करवा सकता है, इस आर्टिकल में आप जानेंगे। इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों का प्यारा सा मिक्स है इस आर्टिकल के अंदर। चलिए क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। 5 क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पे है, जो क्लास पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और बाकी के क्वेश्चन हैं वोकैब और ग्रामर पे। मन से क्लास को लो, 5 में से 5 मार्क्स स्कोर करो, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लास के लास्ट में इस क्विज से निपटा जाएगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहे द थ्रिल ऑफ द ट्रिल। देखिए ट्रिल जो है वो और कुछ नहीं है, ट्रिलियन लिखा हुआ है, ट्रिलियन को ट्रिल बोल दिया इन्होंने, है ना। थ्रिल से राइम करे इसलिए ट्रिल लिख दिया। और थ्रिल का मतलब होता है मज़ा, जॉय, आनंद, रोमांच। कह रहे जी दुनिया के पहले ट्रिलियनर को बनने का रोमांच ही अलग होगा देखने का। शायद वो इलॉन मस्क हो, शायद वो किसी और कंपनी का चेयरमैन हो। ठीक है, जो भी होगा वो अभी आप देखेंगे आगे। थ्रिल का मतलब आप समझ गए, मज़ा, एक्साइटमेंट। जो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट का या एक्सट्रीम मज़े का, जॉय का, है ना, आनंद का जो स्टेट होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटेसी। ये वर्ड कई बार आपको करवाया भी है, परमानंद, एक्सटेसी। एक्सटेसी को इलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना, वन वर्ड्स हैं, पर परम आनंद के लिए, एक्सट्रीम जॉय के लिए यूज होते हैं, एक्सटेसी और इलेशन। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी वेल्थ generated through IP can bypass Robin Hood governments that have a patchy record of taking from the rich and giving to the poor। कह रहा है वो वेल्थ, वो पैसा, वो पूंजी जो जनरेटेड हो, जो बनाया गया हो आईपी के जरिए। अब ये आईपी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एप्पल अगर पैसा कमा रहा है तो वो iOS के नाम का पैसा खा रहा है। ठीक है, iOS एक सॉफ्टवेयर है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एप्पल ने डेवलप किया है, और इसी पे सारे मोबाइल चलते हैं, है ना। अब यही अगर आपको iOS यूज़ करना है तो एप्पल के फ़ोन्स लेने पड़ेंगे। फ़ोन की कीमत ज़्यादा नहीं है, फ़ोन की कीमत अंडर $100 है, लेकिन फिर भी उसको $1000 में एप्पल बेचता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी ये iOS नाम का सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है जब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वेल्थ जनरेट करेंगे, आईपी बना करके, कोई नया सॉफ्टवेयर बना करके, वो वेल्थ बाईपास कर देगी, आगे निकल जाएगी पीछे छोड़ करके रॉबिन हुड गवर्नमेंट्स को। रॉबिन हुड गवर्नमेंट्स वो गवर्नमेंट्स हैं जो वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती हैं, गरीबों का ध्यान रखती हैं, अमीरों पे टैक्स लगाती हैं, सब बराबर रहें, सब चंगा सही, है ना, इस टाइप की गवर्नमेंट्स। तो ये वेल्थ जो है इन गवर्नमेंट्स को भी पीछे छोड़ देगी, और ये वही गवर्नमेंट्स हैं जिनका रिकॉर्ड बड़ा पैची है, जिनकी हिस्ट्री बड़ी पैची है। पैची का मतलब है ऊबड़ खाबड़, कभी ऊपर कभी नीचे, समतल नहीं है। मामला है फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम द रिच एंड गिविंग टू द पुअर, अमीर लोगों से लेने का और गरीब लोगों को देने का। तो रॉबिन हुड गवर्नमेंट्स का यही काम होता है, अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ और सारा पैसा गरीबों को दे दो, उनको खाना खिलाओ, मुफ्त के अंदर काम करवाओ, है ना, छोटा मोटा काम करा करके उनको देते रहो देते रहो। तो ये गवर्नमेंट जो है ना, इनका काम तो ठीक होता है, लेकिन रिकॉर्ड बड़ा पैची होता है, बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक से इस काम को वो कर नहीं पाती। लेकिन वेल्थ जब आईपी से जनरेट होगी तो टेक्नोलॉजी के सहारे इन गवर्नमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये काम टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। समझ पाए इस बात को? चलिए, वेल्थ जो है सब्जेक्ट है, कैन बाईपास इसकी वर्ब है, गवर्नमेंट्स के लिए आया दैट, गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव, गवर्नमेंट्स प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है। अब टेक्नोलॉजी ये काम कैसे करेगी, आने वाले टाइम में सरकारों की ज़रूरत क्यों नहीं रहेगी, ये आर्टिकल में आप डिटेल में देखेंगे। बाईपास करना यानी किसी को छोड़ के आगे निकल जाना। जैसे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हो और रास्ते में सी नाम का शहर पड़ रहा है, तो आप ऐसे चले गए तो आप सी को बाईपास कर रहे हो, साइड स्टेप कर रहे हो, बच के निकल रहे हो। ठीक है, आगे उसको क्रॉस करके आगे जा रहे हो। पैची मैंने आपको बता दिया, ऊबड़ खाबड़ को बोलते हैं जो समतल ना हो, जो प्लेन ना हो। अगर कपड़े के पैच आपने देखे हों, हिंदी में बोलते हैं टांका। अगर कोई पैची कपड़ा है तो क्या आप उसको पहनोगे? मान लीजिए आपकी शर्ट ऐसी हो जिसका कॉलर 2 हिस्से में हो, टांके लगे हों बीच में, बाजू के अंदर टांके लगे हों, यानी वो शर्ट को टुकड़ों से जोड़ जोड़ के बनाया गया हो, वो पैची शर्ट होगी, रफ शर्ट होगी,
अनइवन या उबड़ खाबड़ शर्ट होगी। ऐसी ही सरकारों का रिकॉर्ड भी है, बड़ा पैची सा है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रामेटिकल, फटाफट उसको देख लो। द रिच और द पुअर, द पुअर और द रिच, ये क्या कहते हैं? देखो रिच एक एडजेक्टिव है और इसके आगे लगा हुआ है द, और इसके बाद कोई नाउन भी नहीं आ रहा। देख रहे हो, रिच के बाद में कोई नाउन भी नहीं है, द रिच एंड द पुअर। तो जब भी आपको ऐसा कॉम्बो मिले, द नाम के आर्टिकल के बाद, डिटर्मिनर के बाद में कोई एडजेक्टिव हो, पुअर हो, रिच हो, वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, और उसके बाद में कोई नाउन ना हो, तो ये एडजेक्टिव खुद नाउन बन जाएगा, कॉमन प्लूरल नाउन, और अपनी प्लूरल वर्ब लेगा। द रिच का मतलब है सभी अमीर लोग, पूरी क्लास को बता रहा है ये द रिच, अमीर लोगों की क्लास को। द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग। द वीक का मतलब है कमज़ोर लोग। द स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत या, समझ गए ना, शक्तिशाली लोग। तो इस तरीके से द रिच द पुअर को आपको डील करना है, प्लूरल नाउन की तरह ही प्लूरल वर्ब इनको देनी है। चलिए, द होमलेस वॉज या वर प्रोवाइडेड विद शेल्टर ड्यूरिंग द विंटर्स। जो होमलेस थे, देखिए होमलेस मतलब बेघर, द लगा दिया, यानी सभी बेघर लोगों की बात कर रहा है। कह रहा है जी सभी बेघर लोगों को शेल्टर दिया गया, पनाह दी गई, रहने की जगह दी गई सर्दियों के दौरान ड्यूरिंग द विंटर्स। सभी बेघर लोग हैं, द होमलेस हैं, कॉमन प्लूरल नाउन है, क्लास को बताने वाला नाउन है, तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी, आप लिखेंगे वर प्रोवाइडेड। इतना क्लियर है? वर क्यों लगा? चलो अगला सेंटेंस देखो। द पुअर हैज़ या हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम। जो पुअर लोग हैं, द प्लस में पुअर, द पुअर है ना, सभी गरीब लोगों ने, द पुअर ने, गरीब लोगों की क्लास ने बेनिफिट पाया है इस स्कीम का। गरीब लोग सभी की बात कर रहा है, तो हैज़ की जगह आप लगेंगे हैव, क्योंकि वर्ब आपको प्लूरल चाहिए। वैसे ही थर्ड सेंटेंस में, द पुअर वुमन हैज़ नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम। गरीब ने बेनिफिट नहीं पाया है इस स्कीम का। अगेन द प्लस में पुअर है, आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब लेनी है, आप हैज़ को निकाल के हैव लगाएंगे। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लकीर का फ़कीर नहीं बन जाना है। कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं, इतना सा पढ़ लिया बस रूल लग गया, इतना सा पढ़ लिया बस मेरा कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो गया। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि इसके बाद में नाउन नहीं होना चाहिए कोई, यहाँ नाउन लगा हुआ है, द पुअर वुमन, वुमन मतलब औरत, एक औरत के लिए आया द पुअर, यानी एक औरत को सब्जेक्ट बनाना है, और उस औरत के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि होगी हैज़। अब द पुअर जो है सभी गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा, द पुअर वुमन लिख करके आपने गरीब औरत की बात कर दी है, पूरी क्लास को बताने वाला ये नाउन नहीं बन पाएगा द पुअर, तो इस औरत के हिसाब से आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, द पुअर वुमन, गरीब औरत हैज़। समझ गए? लकीर का फ़कीर बिल्कुल नहीं बनना है। वो बिल्ली क्या है, आंखें बंद करके दूध पी लेती है, वैसे ही आप भी क्या आंखें बंद करके कोई वर्ड पकड़ लेते हो और आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा अब इस पर। नहीं, सेंटेंस पूरा पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, उसके बाद आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को जो मैंने सिखाया है उसको अप्लाई करना है। आंख बंद करके बिल्ली की तरह कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई नहीं करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे आर्टिकल की वोकैब पे। सारे मोटे मोटे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। 350 रुपये के अफोर्डेबल प्राइस में 700 एग्जाम के मॉक टेस्ट, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इस पास में मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग बाय नहीं करना है, एक सिंगल पास है, सारे एग्जाम्स आपके इसमें कवर्ड होंगे। इस पास को आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में प्रो वर्जन में 483 में बाय कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेल। प्रो वर्जन के अंदर आपको वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिलेगी और साथ में एग्जाम आप दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी आपको प्राइस दिखाए टेक्स्ट बुक के पास का, आपको उसके ऊपर कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज़। इसी तरीके से प्रो वर्जन जो है उस पर आपको 600 रुपये प्राइस दिखाएगा, लेकिन कोड लगाने के बाद आपका प्राइस घट के हो जाएगा 483। तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, जिन बच्चों को जरूरत है यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। चलिए वो कैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में देखते हैं। थोड़ा जूम इन कर दूँ इसको मैं, डाउनलोड कर लेना इसको टेलीग्राम से। आपको टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए दिया गया है ताकि आप सारे PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकें, है ना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। पहला वर्ड है गैलप। देखो इस वर्ड को मीनिंग तो कितना भी निकाल लो, मीनिंग तो यही है इसका, किसी डायरेक्शन में तेज़ी से जाना, किसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना। लेकिन ये वर्ड बना कैसे है? अगर आपने घोड़ा देखा हो, घुड़सवार उसके ऊपर बैठा होता है जिसको आप बोलते हैं कैवेलियर, वो जब घोड़े की 2 टांगों को उठाता है आगे बढ़ने के लिए, देखा होगा ना आपने, वो सीन को थोड़ा इमेजिन करो, विजुलाइज करो। घोड़े ने अपनी दोनों टांगें उठाई हुई हैं और ऊपर जो घुड़सवार बैठा है उसने उसकी घोड़े की लगाम को पकड़ रखा है। अब वो घोड़ा तैयार है भागने के लिए,
तो जब वो घोड़ा दोनों टांगे उठाता है ना, उस पोज को बोलते हैं गैलोप करना। और उसके बाद घोड़ा भागेगा ही भागेगा और बहुत तेज़ी से जंप करता हुआ आगे जाएगा। समझ पाए? तो उस एक्शन से या पोजीशन से घोड़े की ये वर्ड बनाया गया है। कोई भी चीज़ जब तेज़ी से आगे जाती है तो वो घोड़े के दो पाँव जैसे घोड़ा खड़े करता है और आगे भागता है, गैलोप करती है। द थीफ गैलोप्ड टूवर्ड्स हिज मोटरसाइकिल। जो चोर था वो भागा अपनी मोटरसाइकिल की तरफ, गैलोप किया। और क्यों? रेडी टू मेक हिज स्केप। अपने स्केप को मेक करने के लिए तैयार होकर के, वहाँ से भागने के लिए तैयार होकर के। चलिए, तो वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। तेज़ी से भागने को बोल्ड करना या डैश करना भी बोलते हैं। आज तो यही वर्ड देखेंगे आप, गैलोप। चलिए, अगला वर्ड है एक्सपेडाइट या एक्सपीडिएट। ये एक वर्ब है। एक्सपेडाइट या एक्सपीडिएट का मतलब होता है चीज़ों को तेज करना, स्पीड अप करना, फास्ट करना। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपेडाइट या एक्सपीडिएट वैक्सीनेशन। हमें ज़रूरत है और वैक्सीन बनाएं ताकि तेज कर सके वैक्सीनेशन को, स्पीड अप कर सके टीकाकरण को अगेंस्ट द वायरस, इस वायरस के खिलाफ। तो ये वर्ड्स तब के बनाए हुए हैं, सारे सेंटेंसेस तब के बनाए हुए हैं जब कोविड था। तो कोविड से ही कनेक्ट करके रख लेना, दिमाग में बैठ जाएंगे। तेज बनाने को क्विकन करना, हेसन करना या एक्सेलरेट करना भी बोलते हैं। आज आप एक्सेलरेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास, फ्रेज है इन इटसेल्फ। इन इटसेल्फ। इन इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप में या ऑन इट्स ऑन। अपने आप में या ऑन इट्स ऑन। यार, इसका सेंटेंस जो है मैंने बनाना शायद रह गया है ना, मैं इसको बना करके यहाँ डाल दूंगा। एक सेंटेंस चलो बोल करके बता देता हूँ। $1 million इज ए लार्ज सम ऑफ मनी इन इटसेल्फ। $1 million बहुत बड़ा पैसे की अमाउंट है अपने आप में। 1 मिलियन में कुछ और ना भी जोड़ें तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होता है। इन इटसेल्फ इट्स अ लार्ज सम ऑफ मनी। वैसे ही $1 million इज ए लार्ज सम ऑफ मनी ऑन इट्स ऑन। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये बीच वाला सेंटेंस क्या है, कुछ रह गया कॉपी पेस्ट होकर के, मैं इसको फिर से बना करके डाल दूंगा। ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसको बाय एंड ऑफ इटसेल्फ भी बोलते हैं, बाय इटसेल्फ भी बोलते हैं या अलोन भी बोलते हैं। नया फ्रेज आपके लिए, 2-3-4 बार देखोगे तो इससे आपको फेमिलैरिटी होगी। अगला वर्ड है इगैलिटेरियन। ऐसी चीज़ इगैलिटेरियन होती है जो इक्वल होती है हर क्लास के लिए, समाज के हर सोसाइटी के लेवल के लिए। जो क्लासलेस हो उसको बोलते हैं इगैलिटेरियन। ठीक है? इगैलिटेरियन सोसाइटी वो है जिसमें किसी की कोई भी कास्ट नहीं है, कोई अमीर या गरीब नहीं है, सब एक जैसे हैं, बराबर हैं। पीपल हैव लॉन्ग ड्रीम्ड ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। लोगों ने लंबे वक्त से ड्रीम किया है एक इगैलिटेरियन या क्लासलेस सोसाइटी का। इसको इक्वालिटेरियन भी बोलते हैं, सब बराबर होते हैं जिसमें इक्वल होते हैं। यू विल सी द वर्ड इगैलिटेरियन इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है ओवर राइड करना। 2 मीनिंग है इस वर्ड के। देखिए, राइड का मतलब होता है सवारी, ओवर का मतलब होता है ऊपर। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर सवारी कर रही है तो या तो वो आपको डोमिनेट कर रही है और या फिर वो आपकी जगह ले रही है, कैंसिल या एन्यूल कर रही है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ओवर राइड करना, किसी चीज़ के ऊपर सवार हो जाना, उसके कंधे पे बैठ जाना। या तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, या आप उस चीज़ को डोमिनेट करेंगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स शुड ओवर राइड। सिटीजन्स का जो वेलफेयर है, समाज के नागरिकों का जो भला है, इस काम को ओवरराइड करना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। और किसको? ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स इन द पॉलिसीज ऑफ अ स्टेट्स। बाकी सभी ऑब्जेक्टिव्स के सामने स्टेट की पॉलिसीज़ के, राज्य के नियमों के। तो और सारे ऑब्जेक्टिव्स बाद में आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि वेलफेयर करना है आपको, स्टेट्स का, नागरिकों का भला करना है। यही राज्य का धर्म है। ठीक है? तो ये जो है ना, ये ओवरराइड करेगा सभी ऑब्जेक्टिव्स को, उनको डोमिनेट करेगा। अब दूसरा वाला देखो, द लेटेस्ट रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड्स द रूलिंग पास बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। जो लेटेस्ट फैसला है, रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का, वो ओवरराइड करता है, जगह लेता है, कैंसिल करता है पुरानी रूलिंग्स को, फैसलों को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए थे इन द पास्ट में। तो ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला, जो फैसला है वो ओवरराइड करेगा दिल्ली कोर्ट ने जो कहा है उस बात पे। तो दोनों ही तरीके से वर्ड यूज़ होता है। आज आप इस वर्ड को फर्स्ट वाला मीनिंग जो है आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, 5 वर्ड्स, 2-3 नए, 2-3 पुराने। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कौन कौन सी कंपनियां दुनिया में $1 ट्रिलियन के आसपास आ चुकी हैं अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में। फिर उनमें से किस किस कंपनी के मालिक ऐसे हैं जिनकी पर्सनल वेल्थ भी $1 ट्रिलियन होने वाली है। बहुत बड़ी बात है ये, पर्सनल वेल्थ $1 ट्रिलियन होना, है ना, बहुत बड़ी बात है। फिर ये बताएगा कि ये $1 ट्रिलियन अगर नहीं भी हुई है तो कितना जल्दी होने वाली है काफ़ी लोगों की।
और लास्ट में ये बताएगा कि इसके हो जाने पे क्या फ़ायदे होंगे समाज को और क्या चैलेंजेस होंगे। फ़ायदे ज़्यादा हैं, चैलेंजेस कम है इस आर्टिकल के हिसाब से। अगर ट्रिलियनर दुनिया में पैदा हो गए तो वो अपने पैसे से कायाकल्प कर सकते हैं, धरती को बदल सकते हैं, है ना। साइंस में खूब डोनेशन देंगे, सोसाइटी के अंदर बराबरी लाने के लिए खूब पैसा लगाएंगे, या टेक्नोलॉजी ऐसी ईजाद करेंगे जो टेक्नोलॉजी जो है सरकार को रिप्लेस कर लेगी, आपको और मुझे सबको बराबर ट्रीट करेगी। तो ये सब काम $1 ट्रिलियन की वेल्थ से हो सकता है। चलिए शुरू करें। टोन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कह रहे द वर्ड्स फर्स्ट बिजनेस ट्रिलियनर। अब देखो सेंटेंस तो है लंबा और बीच में देख रहे हो इस डैश से इस डैश के बीच में कुछ लिखा हुआ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको छोड़ दो। इतने से इतना जो है इसको मत पढ़ो, बाकी का सेंटेंस पढ़ लो। कह रहे द वर्ड्स फर्स्ट बिजनेस ट्रिलियनर इज लाइकली टू इमर्ज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। दुनिया का पहला जो बिजनेस ट्रिलियनर है, ऐसा आदमी जो बिजनेस करके $1 ट्रिलियन कमाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए, करोड़ डॉलर्स, रुपए नहीं डॉलर्स, है ना, 10 × 10⁻12। कह रहे वो आदमी जो है ना वो लाइकली है, वो संभावित है कि वो इमर्ज फ्रॉम करेगा, वो निकल करके आएगा, उभर करके आएगा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से, किसी टेक कंपनी से। तो फर्स्ट ट्रिलियनर आप समझ गए, ट्रिलियनर की वर्ब है इज। लाइकली का मतलब है पॉसिबल, संभावित। इमर्ज फ्रॉम करना, कहीं से निकल करके आना, एमिनेट फ्रॉम करना, अपीयर फ्रॉम करना, है ना, जर्मिनेट फ्रॉम करना, किसी जगह से उभर करके आना। अब ये बीच में से देख लो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कह रहा है जी ये तब इफ़ यू डोंट काउंट द, अब ये एक फ्रेंच फ्रेज है, इसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। लेटार्ड सेसेट मोई। कह रहा है इफ़ यू डोंट काउंट द लेटार्ड सेसेट मोई सल्टन्स एंड एमिर्स ऑफ सम गल्फ कंट्रीज हुज पर्सनल वेल्थ इज देयर कंट्रीज जीडीपी। कह रहा है ये तब बात कर रहे हैं अगर आप इन लोगों को काउंट ना करो, इन लोगों को गिनती में ना लो। ऐसे सल्टन्स, ऐसे सुल्तान जिन्होंने ऐसी बात बोली हुई है फ्रांस में, लेटार्ड सेस्ट मोई, ये 16वीं सेंचुरी में फ्रांस का राजा था, सल्टन था, सुल्तान था, जिसने ये बोला कि मैं ही फ्रांस हूँ और फ्रांस ही मैं हूँ, आई एम द स्टेट, है ना, यानी फ्रांस मुझे बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था फ्रांस की सल्टन ने। कह रहा अगर ऐसे सुल्तानों की बात ना करो जो फ्रांस में हुआ करता था, और आज भी आपको थोड़ा टाइम पहले गद्दाफी थे, है ना, सीरिया के अंदर, वहाँ पे उस एरिया के अंदर काफ़ी आपको जो ऐसे ऑटोक्रेट्स मिलेंगे। और आप आमिर्स की बात भी ना करो, जो कुछ गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिनकी पर्सनल वेल्थ जो है उनकी कंट्री की जीडीपी है। तो सऊदी का अगर प्रिंस है, क्राउन प्रिंस, या कतर के हैं, या फिर यूएई के हैं, तो वो प्रिंस जो है अपने आप को पूरे देश का राजा और मालिक भी मानता है। तो अगर कंट्री की वेल्थ $1 ट्रिलियन होगी तो टेक्निकली वो प्रिंस भी $1 ट्रिलियन का हो गया। कह रहा है अगर आप इन लोगों को मत गिनो तो फिर देखना फर्स्ट ट्रिलियनर जो है, सच्चा ट्रिलियनर जो सच्चा निकलेगा, वो निकलेगा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से। इन केसों के अंदर तो कुछ लोगों ने अपने आप को अपनी कंट्री का खुदा मान लिया है, भगवान मान लिया है ना। ये सोचते हैं कि ये कंट्री जो है हमारी गुलाम है, हम कंट्री के मालिक हैं। तो उस केस में तो इनकी पर्सनल वेल्थ $1 ट्रिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, इनको काउंट अगर ना करें। समझ में आ रहा है सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इफ़ यू डोंट काउंट दीज पीपल। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, फ्रेज है मैं ही फ्रांस हूँ, फ्रांस ही मैं हूँ। लेटार्ड सेस्ट मोई, आमिर यानी आमिर जो गल्फ कंट्रीज़ के हैं, पर्सनल वेल्थ की वर्ब है इज। कह रहा एंड अकॉर्डिंग टू बिलियनर्स अनफ्रेंडली ऑक्सफैम इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच लॉन्गर। कह रहा है और अगर अकॉर्डिंग टू चलें, हिसाब से माने, बिलियनर्स अनफ्रेंडली इस फॉर्म के जिसका नाम है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम एक ऐसी संस्था है जो हंगर को या पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए काम करती है, कोई भूखा ना सोए, सबको खाना मिले, बराबर पैसा बटे। तो ये बिलियनर्स के लिए बहुत अनफ्रेंडली है। ऑक्सफैम को बिलियनर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, इनको तो गरीब अच्छे लगते हैं ना, गरीब लोगों को खाना खिलाना का काम है इनका। कह रहा अगर तुम इन संस्था की बात करो, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, बहुत पुरानी है, 70-75 ईयर्स ओल्ड, तो कह रहा है इसके हिसाब से ये ज़्यादा वक्त लेने वाला नहीं है, बिजनेस ट्रिलियनर्स भी बहुत जल्दी आप देखेंगे। ठीक है, हो सकता है जेफ बेजोस हो 20 साल बाद, या इलोन मस्क हो 15 साल बाद, ये काम भी बहुत जल्दी होने वाला है। इट इज़ नॉट, इट की वर्ब है इज़ नॉट गोइंग, है ना। ऑक्सफैम मैंने आपको बता दिया, फेमाइन रिलीफ के लिए यानी अकाल राहत के लिए इस संस्था को 1942 में बनाया गया था। केन्या में इसका हेडक्वार्टर्स है, नायरोबी में। कह रहे जी 5 ऑफ द टॉप 6 रिचेस्ट पर्सन्स आर टेक जार्स विद इलॉन मस्क करंट नेटवर्थ अ क्वार्टर ऑफ द 1 ट्रिलियन मार्क। कह रहे जी 5 है ना, जो 6 रिचेस्ट पर्सन्स में से, 6 दुनिया के सबसे अमीरों में से वो टेक जार्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को चलाने वाले हैं।
जार का मतलब समझते हैं? रूस में जार हुआ करता था, जो रूस का राजा होता था, जार के ऊपर रूस चलता था। जार की जरीना उसकी वाइफ हुआ करती थी, है ना, महारानी। तो वो जार वर्ड हमने यहाँ अंग्रेजी में भी यूज़ कर रखा है। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को आप बोल देते हैं उस कंपनी का ये जार है, मालिक है। तो 6 में से 5 जो है टेक्नोलॉजी कंपनियों के जार हैं, मालिक हैं। और किसके साथ ही? इलॉन मस्क की करंट नेटवर्थ के 1/4 तक पहुंच जाने के साथ ही, 1/4 तक पहुंच जाने के साथ ही 1 ट्रिलियन मार्क के, तो लगभग $250 बिलियन इलॉन मस्क ऑलरेडी कमा चुके हैं। ठीक है, इनकी नेटवर्थ है, खुद की नेटवर्थ है। 5 की वर्ब है आर, जार मैंने आपको समझा दिया। नेटवर्थ मतलब आपकी पर्सनल, जो भी आपके पास पूंजी है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, मेनली तो शेयर्स ही होते हैं, है ना, जो कंपनियों के मालिक हैं उनके इनको शेयर मिले होते हैं। या कोई घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, कैश है, ये सब आपके नेटवर्थ का पार्ट है। कह रहे 7 of the 8 कंपनीज दैट हैव मार्केट कैपिटलाइजेशन अबव $1 ट्रिलियन हैव समथिंग टू डू विद सॉफ्टवेयर। कह रहे जी 8 में से 7 कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जिनका नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, उनके कुछ करने को है, हैव समथिंग टू डू, उनका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, दे हैव समथिंग टू डू। और किसके साथ? सॉफ्टवेयर के साथ। तो 8 में से 7 कंपनियां $1 ट्रिलियन वाली, जैसे एप्पल है, एनवीडिया है, मेटा है, अल्फाबेट है, टेस्ला है ना, ये सारी कंपनियां जो है किसी ना किसी तरीके से सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हैं। टेक्नोलॉजी ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फील्ड है। चलिए 7 की वर्ब है हैव। टू हैव समथिंग टू डू मतलब कुछ लेना देना होना, इनका कुछ लेना देना है टेक्नोलॉजी से। दैट की वर्ब है हैव। सॉफ्टवेयर ऐसा नाउन अंग्रेजी में जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। सॉफ्टवेयर्स नाम का कोई भी वर्ड अंग्रेजी में नहीं है। अगर आपको सॉफ्टवेयर को प्लूरल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 5 पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर, 7 पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर, 10 पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर। याद है ना वो कॉन्सेप्ट? अगर 15 सॉफ्टवेयर हैं तो आप 15 सॉफ्टवेयर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 15 पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर, बिना एस के। तो वो सारे नाउन्स फटाफट से अपनी नोट्स वाली डायरी में से निकाल लो। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, है ना, इक्विपमेंट, मशीनरी, एडवाइस, ब्रेड, पेपर, लेजिस्लेशन, रिसर्च, फर्नीचर, सारे जैसे नाउन्स हैं जिनको आप एस बिना लगाए प्लूरल बनाते हो क्योंकि अनकाउंटेबल है। चलिए कह रहे द 8th इज सऊदी अरामको। 8 में से 7 तो टेक्नोलॉजी वाली होगी। 8वीं कौन है? सऊदी की अरामको कंपनी, जिसको कुछ नहीं आता सिवाय तेल निकालने के। सच में ये आराम करने वाली कंपनी है। $1 ट्रिलियन इसकी नेटवर्थ हो गई है। कोई टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, बस इनका काम है सऊदी में तेल निकालना और दुनिया को बेचना। तो 8वीं कंपनी जो है $1 ट्रिलियन वाली अरामको है। कह रहे जी गिवन द नेचर ऑफ इट्स ऑनरशिप इट कुड वेल क्रिएट द नेक्स्ट सॉवरेन ट्रिलियनर। कह रहा है जी देखते हुए नेचर को, इसकी ऑनरशिप के, अरामको को कैसे ऑन किया जाता है, कौन कौन लोग अरामको को ऑन करते हैं। कह रहा है अगर इसके नेचर को आप देखें, गिवन देखते हुए, कह रहा है जी ये वास्तव में क्रिएट कर सकता है, इट कुड वेल क्रिएट, बड़ा अच्छे से क्रिएट कर सकता है अगले सॉवरेन ट्रिलियनर को, ऐसे $1 ट्रिलियन के आदमी को जो सॉवरेन होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अभी तो ये जो कंपनियां हैं, भले ही सऊदी का क्राउन प्रिंस सऊदी को ओन करता हो और वो कह दे जी मैं भी ट्रिलियनर हो गया क्योंकि सऊदी में $1 ट्रिलियन है, वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन अरामको की अगर ऑनरशिप को देखें तो ये क्राउन प्रिंस के पास होगी 60 या 70%, 50%, मुझे आइडिया नहीं है, ये लिख रहा है साहब। कह रहे जी इसकी ऑनरशिप देखोगे तो वो लोगों के पास नहीं है, सऊदी के प्रिंस के पास है। तो उसके नेचर को देखते हुए आप कह सकते हैं सऊदी का प्रिंस बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन आदमी बन जाएगा। समझ गए? चलो, इट की वर्ब है कुड क्रिएट, सॉवरेन यानी इंडिपेंडेंट। कह रहे बट टेक्नोलॉजी इज गैलपिंग अहेड। कह रहे लेकिन टेक्नोलॉजी पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है वो भी गैलप कर रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है, घोड़े के 2 पाँवों पे, बहुत आगे, बहुत जल्दी ये आरामको जैसी कंपनियों को भी काफ़ी पीछे छोड़ देंगी सॉफ्टवेयर कंपनियां। अब कैसे बता रहे? कह रहे जी एप्पल टुक 40 ईयर्स टू रीच इट्स $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन। एप्पल ने ले लिए 40 साल पहुंचने में, रीच करने में $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक या मार्केट कैपिटलाइजेशन तक। अगर एप्पल कंपनी का आज पूरा वैल्यू निकालें, सारे शेयर्स की वैल्यू को जोड़ दें मार्केट प्राइस के साथ में, तो $1 ट्रिलियन जो है एप्पल को 40 साल लगे पहुंचने में। कह रहा है जी लेस देन 4 ईयर्स टू ऐड 2 ट्रिलियन मोर। और अगले जो 2 ट्रिलियन आए, एक के बाद जो $3 ट्रिलियन हुआ, उसको 4 साल से भी कम लगे। समझ पा रहे हो? टेक्नोलॉजी 10 गुना रफ्तार पकड़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है हर साल। 40 साल से 4 साल में जो काम आपने 40 साल में किया था उसका दुगना आपने अगले 4 साल में एप्पल ने करके दिखाया।
एप्पल की वर्ब है टुक, वैल्यूएशन मैंने आपको बता दिया। रीच वर्ब, जब भी कहीं आप पहुंचते हो फिजिकली या वर्चुअली, तो आप इसके बाद में टू या एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हो। मान लीजिए आप पहुंच गए स्टेशन, तो यू रीच द स्टेशन, रीच एट द स्टेशन या रीच टू स्टेशन नहीं लिख सकते। याद है नहीं कॉन्सेप्ट? वैसे ही बता रहा हूँ आज आपको ऊपर ऊपर से, वैसे तो अच्छे से करवाया हुआ आपको। कहीं भी पहुंचने के लिए रीच वर्ब का इस्तेमाल करते हुए टू या एट इसके बाद में नहीं लगाना है, ये सीधे ही अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए, कह रहा है जी मेटा वेंट फ्रॉम $100 बिलियन एट लिस्टिंग टू 1 ट्रिलियन इन 9 ईयर्स। अगर फेसबुक की ऑनिंग कंपनी मेटा की बात करें तो ये $100 बिलियन से जो लिस्ट हुई थी, जब ये मार्केट में आई थी, शेयर प्राइस लेकर के आई थी अपना, वहाँ से $1 ट्रिलियन पहुँच गई 9 सालों में। ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन, 100 बिलियन से 1000 बिलियन होने में इसको 9 साल लगे। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट वेल्थ क्रिएशन इज स्पीडिंग अप एज द मीन्स टू जनरेट इट इज डिकपलिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है जी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, संयोग की बात नहीं है। कोइंसिडेंस क्या होता है? भाग्य, फेट या संयोग। कह रहा है कोई नसीब या संयोग नहीं है। दैट वो ये कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो स्पीड अप कर रहा है जैसे जैसे जो मीन्स है, जो जरिया है इस वेल्थ को जनरेट करने का, वो अलग हो रहा है, डिकपल हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज से। तो पहले वेल्थ अगर आपको क्रिएट करनी थी तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे। आप कहीं पे कुआं खोद लो तेल का, कहीं पे सोना खोद खोद के निकालो, हीरे की कोई माइन मिल जाए आपको, कहीं पानी का कुआं मिल जाए, जहाँ पानी नहीं है वहाँ आपको कुआं मिल जाए पानी का, आप अपने आप ही अमीर आदमी हो। तो कह रहे कोई संयोग नहीं है कि आज अमीर बनने का काम जो है उसका जरिया बिल्कुल डिकपल हो रहा है, अलग हो रहा है नेचुरल रिसोर्स से। किसी कुएं, किसी माइन की आपको ज़रूरत नहीं है अमीर होने के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और एक लैपटॉप है और इंटरनेट है तो आप अपने कमरे में बैठे बैठे अमीर हो सकते हैं। सच बात है ये। चलिए, इट की वर्ब है इज, वेल्थ क्रिएशन की वर्ब है इज स्पीडिंग अप। मीन्स का मतलब होता है जरिया, इसकी वर्ब है इज डिकपलिंग फ्रॉम। डिकपल फ्रॉम करना, किसी चीज़ से अलग होना, डिसंगेज करना, डिस्कनेक्ट करना, सेपरेट होना। कपल मतलब साथ में, डिकपल मतलब अलग अलग होना। तो वेल्थ जो है अब बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से अलग हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों से पूंजी का कोई कनेक्शन नहीं बचा है। अब एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ मैं, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ मीन्स जो है, मीन्स की वर्ब है इज डिकपलिंग। क्या मीन्स की वर्ब आर डिकपलिंग नहीं होनी चाहिए? यस और नो? भाई मीन्स की वर्ब है इज डिकपलिंग, क्यों नहीं होनी चाहिए आर डिकपलिंग? चलो समझा देते हैं। बहुत स्पेशल नाउन्स अंग्रेजी में जो पीछे लगाते हैं एस, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। मीन्स उन्हीं में से एक ऐसा नाउन है, पीछे एस लगता है लेकिन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। समझ पा रहे हो? चलो, अब ये सारे नाउन्स कौन से हैं? ये सारी बीमारियां, एड्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज़, पीछे एस लग रहा है लेकिन इनके एस पे मत जाना। डायबिटीज़ एक सिंगुलर बीमारी है, रिकेट्स एक सिंगुलर बीमारी है ना। फिर ये सारे डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पीछे कितना भी एस लग जाए, इकोनॉमिक्स तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। समझ पाए ना मेरी बात को? इकोनॉमिक्स कोई प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर है, तो पीछे एस लगने के बावजूद ये डिसिप्लिन सिंगुलर रहेगा। ये कुछ खेल भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे टेनिस, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, इनको भी आपको एस लगाना है लेकिन सिंगुलर जो है स्पोर्ट की तरह ट्रीट करना है। और वैसे ही कुछ और नाउन्स भी हैं, अदर्स की कैटेगरी में डाले हैं, जैसे मीन्स, शैम्बल्स, क्रॉस रोड्स, लेंस। मीन्स का मतलब होता है जरिया, शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है जहाँ पे रोड्स क्रॉस करें यानी चौराहा, लेंस का मतलब होता है लेंस, जिसको लगा के आप चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। चारों वर्ड सिंगुलर हैं, अपने आगे अ या एन लेंगे अगर कोई और आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अगर तो इनके आगे द लगा हुआ है तो फिर तो द लग जाएगा जब जरूरी होगा। अगर द नहीं लगा हुआ है, डेफिनेट नहीं बनाना इनको, तो इन सारे नाउन्स को, मीन्स को, शैम्बल्स को, क्रॉस रोड्स को, लेंस को, आपको अ नाम का आर्टिकल देना पड़ता है। वैसे एक वर्ड है केओस, पीछे एस लगा हुआ है लेकिन केओस तो अनकाउंटेबल है, ये तो आप अ या एन भी नहीं लेगा, ये हमेशा समझ के बिना किसी आर्टिकल के आएगा, इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते केओस। और इसी के साथ में कुछ और नाउन्स हैं जैसे सीरीज, वेयर अबाउट्स और स्पीसीज, तीनों के पीछे एस आ रहा है। पर ध्यान ये रखना है, ये सिंगुलर भी एस के साथ आएंगे और प्लूरल के साथ भी एस आएंगे। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, अगर एक प्रजाति हो तब भी स्पीसीज, 10 प्रजातियां हो तब भी स्पीसीज, पीछे का एस इनका कायम रहेगा, सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क इनको नहीं पड़ता। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता या एड्रेस,
सीरीज़ का मतलब होता है श्रृंखला, एक श्रृंखला हो, एक वेब सीरीज हो तब भी सीरीज़, 10 वेब सीरीज हो तब भी सीरीज़। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारा सा सुंदर सा साफ सुथरा क्वेश्चन बनेंगे इस पे, एग्जाम में आपको दिखेंगे, मुफ्त के मार्क्स हैं। जहां ये वर्ड्स दिख जाएं आपका एग्जामिनर इन्हीं से खेलने की कोशिश आपसे कर रहा होगा। चलो क्वेश्चंस बताता हूं कैसे बनेंगे। द पेशेंट्स डायबिटीज वर सीवियर एंड हर कंडीशन वॉज इन शैम्बल्स। पेशेंट की डायबिटीज़ बहुत ख़राब थी, सीवियर थी, और उसकी कंडीशन जो है बहुत अफरा तफरी में थी, बहुत ख़राब जो है सिचुएशन में थी। डायबिटीज़ जो है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर बीमारी है, तो पेशेंट की डायबिटीज़ जो है ना वर नहीं, यहाँ पे वॉज लिखना पड़ेगा। भाई उसकी शुगर बिगड़ी हुई थी तो डायबिटीज़ वॉज सीवियर, वर नहीं वॉज सीवियर। समझ पाए ना इस बात को। और उसकी कंडीशन जो थी शैम्बल्स में थी। शैम्बल्स का मतलब होता है बहुत ख़राब अवस्था, अफरा तफरी, अराजकता। इसके आगे आप अ लगाते हैं। अगर कोई और आर्टिकल नहीं लगा हुआ, द या कुछ और नहीं लगा हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा अ शैम्बल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, शैम्बल्स के पीछे एस लेकिन आगे लगेगा अ न्यू एनिमल स्पीसीज हैव बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। एक नई एनिमल की प्रजाति जो है रिसेंटली डिस्कवर की गई है। अंडर थिक आइस शीट्स ऑफ ग्लेशियर्स की मोटी बर्फ की परत के नीचे। कह रहा एंड बायोलॉजी एज ए साइंस हैज़ रीच्ड एट क्रिटिकल क्रॉस रोड्स। और बायोलॉजी जो है एक साइंस के तौर पे बहुत ही गंभीर चौराहे पे पहुंच चुकी है, क्रिटिकल क्रॉस रोड पे पहुंच चुकी है। यहाँ से बायोलॉजी का जो है ना चेंज हो जाएगी, बायोलॉजी नई स्पीसीज मिलने की वजह से। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं होमवर्क की तरह, बिल्कुल आसान नहीं है, इसको आसान मत समझना। इसमें 2 एरर्स हैं, ढूंढ के बताओ खुद से, कमेंट सेक्शन में आंसर डालना। आपके आंसर पे मैं कमेंट भी करता हूँ, गलत होता है तो सही करके भी बताता हूँ। ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे। जो गलत पोर्शन हो वो पोर्शन को सही करके डाल दो। मान लीजिए आपको यहाँ गलती लग रही है तो यहाँ जो सही पोर्शन है उसको डाल दो, यहाँ गलती लग रही है तो यहाँ डाल दो। बढ़े आगे, चलिए। कह रहे जी अब देखो वेल्थ तो डिकपल हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज से। अब उसका एग्जांपल देगा, एप्पल एडेड इट्स लास्ट ट्रिलियन अमिड अ ग्लोबल फॉलिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स। एप्पल ने ऐड किया अपने लास्ट $1 ट्रिलियन की नेटवर्थ को, और किसके चलते? अमिड बीचों बीच या चलते हुए पूरी दुनिया में फॉलिंग अप के, या बंगल के, या मडल के, या मैसअप के। फॉलिंग अप का मतलब होता है पानी पड़ जाना, है ना, पोपट हो जाना, किसी चीज़ का खराब हो जाना, एकदम मिसमैनेज हो जाना। तो ये ग्लोबल जो मिसमैनेजमेंट चल रही थी, जो खराब हो रहा था काम, और ये किसका? मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स का, चाइना की वजह से। सप्लाई चेन बिगड़ी हुई थी, ढंग से चाइना से माल आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। इसके चलते हुए इस एप्पल नाम की कंपनी ने भी $1 ट्रिलियन जो है अपनी वैल्यूएशन में ऐड किया, अपने शेयर प्राइस को इतना बढ़ा लिया। तो नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा कुछ कनेक्शन रह नहीं गया टेक्नोलॉजी का। सप्लाई चेन ठीक से ना भी काम कर रही हो, टेक्नोलॉजी कंपनियां तो आगे बढ़ ही रही हैं। फाउल अप समझ गए आप, चीज़ों का मैस हो जाना है ना, खराब होना। कह रहा है AI विच इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन इज प्रीमाइज्ड ऑन रिप्लेसिंग अ लार्ज चंक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो मेन ड्राइवर है, सबसे बड़ा ड्राइवर है, या ट्रिगर है, या फैक्टर है टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशंस का, टेक्नोलॉजी फर्म के शेयरों के बड़े दामों का। कह रहा है AI की वजह से ही टेक्नोलॉजी फर्म के दाम बढ़ रहे हैं। ये जो AI है ना, ये प्रीमाइज्ड है, बेस्ड है, आधारित है इस फॉर्मूला पे कि ये रिप्लेस कर देगी एक बहुत बड़े चंक को या हिस्से को ह्यूमन रिसोर्स का या नौकरियों का। ह्यूमन रिसोर्स कौन है? आप और मैं जो नौकरी करते हैं किसी सरकार के लिए, किसी कंपनी के लिए। तो AI इसी चीज़ पे आधारित है कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह AI लेगी। और कौन लोग हैं भाई ये? दैट ब्रॉट सॉफ्टवेयर टू इट्स करंट स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। ये वही लोग हैं जिन बेचारों ने सॉफ्टवेयर को, AI को लेकर के आए, वो ब्रॉट किया इसके करंट स्टेट तक, इसकी हाल की अवस्था तक जो है डेवलपमेंट की या एवोल्यूशन की। तो मान लीजिए मैंने ही कोई कोड बनाया AI का, और उस AI ने आकर के कुछ ऐसा किया कि मेरी कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया कि भाई तूने जो कोड बनाया, ये कोड तो सारा काम कर देता है, तेरा काम भी कर देता है, तो तेरी क्या ज़रूरत, तो तू भी चला जा घर अपने, है ना। तो ये AI ऐसा कर सकती है, ऐसा पॉसिबल है। चलिए, AI की वर्ब है, AI सब्जेक्ट है आपका, इसको ग्रीन कलर देंगे। ऑलराइट, इसकी वर्ब है इज। प्रीमाइज्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेस्ड होना, फाउंडेड होना, ग्राउंडेड होना, किसी चीज़ पे बिल्ट या आधारित होना। विच आया है AI के लिए, विच की वर्ब होगी ऑफकोर्स सिंगुलर। दैट आया ह्यूमन रिसोर्स के लिए, वर्ब होगी इसकी ब्रॉड। चंक का मतलब होता है हिस्सा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है नौकरियां या काम करने वाले लोग। इवोल्यूशन का मतलब है डेवलपमेंट या विकास। कह रहा है फर्दर वीकनिंग ऑफ द लिंक
विद नेचुरल इंटेलिजेंस विल एक्सेलरेट वेल्थ क्रिएशन। कह रहा है अगर ये लिंक और वीक हो गया, ये रिश्ता और कमज़ोर हो गया, किसके साथ? नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, आपकी और मेरे दिमाग के साथ। कह रहा है अगर वेल्थ क्रिएशन जो है इंसान से और नेचुरल रिसोर्सेज से और हट गया दूर, तो ये एक्सेलरेट करेगा, ये बढ़ा देगा वेल्थ क्रिएशन को और तेज़ी से, इससे और ज़्यादा तेज़ी से जो है कंपनियां वेल्थ क्रिएट कर पाएंगी। ठीक है, वीकनिंग की वजह विल एक्सेलरेट, और नेचुरल इंटेलिजेंस आपको बता दिया, आदमी की इंटेलिजेंस है ना, जो नेचर के हिसाब से दिमाग जो है, दिमागी ताकत है, उसको बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। चलिए, कह रहे जी द प्रोसेस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द ड्रिंकिंग वेल। कह रहे ये वेल्थ क्रिएशन की जो प्रोसेस है, ये एक इम्प्रूवमेंट है, अपने आप में एक तरक्की है। और किस मामले में? उस ट्रेडिशनल मेथड के मामले में जो था गेन कंट्रोल करना या कंट्रोल पा लेना ड्रिंकिंग वेल का, ऐसे वेल या कुएं का जिससे आप ड्रिंक करने वाला पानी निकालते हैं। तो पहले कैसे पैसा कमाते थे लोग? कहीं कुआं दिखा, पानी है, वहाँ पे कुआं बना करके उसका गेन कर लिया कंट्रोल, कुआं मेरे नाम डाल दिया, अब मैं उस पानी को बेचूंगा। तो यही ट्रेडिशनल मेथड था। किसी माइन को पकड़ लो, किसी सोना निकालने वाली, कोयला निकालने वाली, तेल निकालने वाली, नेचुरल गैस निकालने वाली, किसी जगह को कब्जा लो, उसका लाइसेंस ले लो, कैसे भी करके आप अपने आप अमीर हो जाओगे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड जो है उससे इंप्रूवमेंट हो रही है। अब कोई कुआं नहीं खोदना, कोई खदान नहीं खोदनी। वो जो आपको मैंने बात बताई थी ना, आपके दिमाग में आइडिया है और अगर आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट है और आप करना चाहते हैं, तो आप खुद घर बैठे अपना पूरा करियर बिल्ड कर सकते हैं बिना घर से बाहर निकले। ये है 21वीं सदी, है ना। चलिए, कह रहा है वेल्थ जनरेटेड थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईपी इज इन इट सेल्फ मोर इगैलिटेरियन। कह रहा है जी जो वेल्थ जनरेट होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू, आईपी के थ्रू, वो इन इट सेल्फ यानी अपने आप में, इन इट सेल्फ यानी फंडामेंटली अपने आप में मोर इगैलिटेरियन है और ज़्यादा क्लासलेस है ना, बराबरी वाली है। और क्यों? बिकॉज इनोवेशन कैन बी ट्रेन टू एड्रेस इनएक्विटी। क्योंकि इनोवेशन को ट्रेन किया जा सकता है कि वो इनएक्विटी को एड्रेस करे। समझो इस बात को। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कंपनियां वेल्थ बना बना के थक जाएंगी, है ना, कोड लिख लिख करके थक जाएंगी, मेटा, एप्पल और फेसबुक जैसी। और फिर ऐसे कोड आने लगेंगे बाजार में, ऐसे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी आने लगेगी, इनोवेट होने लगेगी, जो बाजार में अपने आप से इनएक्विटी को दूर करने लगेगी। मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सब लोग आप डाउनलोड कर सकें, और उस सॉफ्टवेयर से वो सॉफ्टवेयर काम करेगा, है ना, आपको सॉफ्टवेयर को काम करवाना है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के जरिए आपकी जितनी ज़रूरत है, दिन भर का जो खर्चा है, कम से कम आप अपना शाम तक निकाल सकें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसा एक वक्त भी तो आएगा ना जब इस तरीके से इनोवेशन इस लेवल पे आ जाएगी कि हर आदमी की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने का हमारे पास जरिया होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो कह रहा है ये वेल्थ जो जनरेट हो रही है, ये इगैलिटेरियन समाज की तरफ हमें ले जाएगी आने वाले वक्त में। चलिए, वेल्थ की वॉव है, इस इनोवेशन की वॉव है, कैन बी ट्रेंड। अब ये बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये अलग स्कूल ऑफ थॉट है, ये अलग एक विचारधारा है कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने दो, ये मानव मैन काइंड का अपने आप जो है ध्यान रखेगी, है ना। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। इगैलिटेरियन आपने देख लिया, क्लासलेस। कह रहे जी इट कैन बाईपास रॉबिनहुड गवर्नमेंट्स दैट हैव अ पैची रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग फ्रॉम द रिच एंड गिविंग फ्रॉम द पुअर। कह रहे टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदमाशी भी नहीं करती है, अगर आपने सही तरीके से बनाया तो ये सरकारों का काम भी खत्म कर देगी। वही सरकारें जिनका रिकॉर्ड बड़ा उबड़ खाबड़ है गरीब लोगों को देने का और अमीर लोगों से लेने का। कभी कभी ये सरकारें गरीबों से लेने लगती हैं, अमीरों को देने लगती हैं। इनका रिकॉर्ड बड़ा पैची है, ऊपड़ खाबड़ है, तो कभी कभी इनकी ज़रूरत आपको शायद जो है आने वाले टाइम में ना रहे। कह रहा है ह्यूमन प्रोडक्टिविटी गेन्स कैन ओवरराइड फिजिकल रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के जो गेन्स हैं, ह्यूमन से जो प्रोडक्टिविटी होती है, भाई एक आदमी लगाया तो इतना काम होगा, 2 आदमी लगाए तो इतना होगा, 10 आदमी लगाए तो इतना होगा। ह्यूमन के ऊपर जो है डिपेंडेंट है प्रोडक्टिविटी। कह रहा है ह्यूमन से होने वाले काम से जो होने वाला गेन है, ये ओवरराइड कर देगा, और किससे? फिजिकल रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को, फिजिकल रिसोर्सेज की पाबंदियों को। गेन्स की वो है कैन ओवरराइड, ओवरराइड करना यानी किसी चीज़ को क्या करना, डोमिनेट करना, है ना, उसकी जगह ले लेना। भाई आप घर बैठे बैठे ही काम कर रहे हो 10-10 आदमियों का, 20-20 आदमियों का सुपर कंप्यूटर के जरिए, तो फिजिकल रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स खत्म हो गई ना। स्टाफ की क्या जरूरत है, आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी असीमित है, अब लिमिटलेस है। कह रहा द कैपेबिलिटी टू प्रोस्पेक्ट द सोलर सिस्टम ओपन्स अप न्यू डायमेंशंस इन मैनकाइंड्स डेवलपमेंट। कह रहा है फिर जो कैपेबिलिटी आएगी इतने पैसे से कि हम प्रोस्पेक्ट कर सकें, सर्च कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें सोलर सिस्टम को, दूसरे ग्रहों को। ये कैपेबिलिटी ओपन अप कर देगी नए डायमेंशंस को, नए आयामों को, नए
पहलुओं को मैनकाइंड की डेवलपमेंट के, आदमी के जो है डेवलपमेंट में। जब धरती से ऊपर जाएंगे, मार्स पे, वीनस पे, मरकरी पे या जुपिटर पे कुछ खोजेंगे, कुछ नए रिसोर्सेज खोजेंगे, तो मैनकाइंड की डेवलपमेंट में नई डायमेंशन आने ही वाली है। कैपेबिलिटी की वर्ब है ओपन अप। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, एक्सप्लोर करना। ये वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है। नाउन फॉर्म में प्रोस्पेक्ट वर्ब का मीनिंग होता है संभावना या लाइकलीहुड। कह रहा है दोज कैपेबिलिटीज हैव द बेस्ट चांस ऑफ बीइंग डिलीवर्ड बाय द ट्रिलियनर्स। कह रहा है ये सब कुछ जो आप सोच रहे हो ना, ये सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई ऐसा कोड नहीं बनाने वाली है जिससे सब जो है खाना खा सकें, या कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करेगी जिससे जुपिटर पे जाकर के आप कुछ जो खोज सके और इंसान का भला हो। ये सारा कैपेबिलिटीज जो है, इनका बेस्ट चांस है डिलीवर होने का किसी $1 ट्रिलियन नेटवर्थ वाले आदमी के द्वारा। और ये कौन लोग हैं भाई? दैट आर कमिंग इन टू व्यू ऑन द शिमरिंग होराइजन, जो धीरे धीरे नज़र में भी आ रहे हैं, धुंधले पड़ते हुए क्षतिज पे, शिमरिंग करते हुए या चमकते हुए होराइजन पे। होराइजन जो धुंधला सा है, क्षतिज समझते हैं ना, दूर का जो जहाँ तक आप देख पाएँ, जहाँ तक सब धुंधला हो जाए, वो होता है होराइजन। तो वो शिमर हो रहा है, ग्लीम कर रहा है, लेकिन धुंधला सा है। उसमें आपको कहीं जेफ बेजोस दिख रहा है, इधर ये मेटा वाला आपको जो है जकरबर्ग दिख रहा है, इधर टेस्ला वाले खड़े हैं ना, इलॉन मस्क। तो ये ट्रिलियनर्स वही हैं जिनको थोड़ा थोड़ा हम देख भी पा रहे हैं कि 10-5 सालों में $1 ट्रिलियन बना लेंगे। कह रहा द थिंग नाउ नॉट टू डू वुड बी टू वे डाउन टेक्नोलॉजी थ्रू मिसगाइडेड रेगुलेशन। कह रहा है जो चीज़ अब आपको नहीं करनी है, नाउ नॉट टू डू है, वो होगी कि वे डाउन करना या बोझिल करना या बर्डन करना टेक्नोलॉजी को या तकनीक को गलत तरीके से बनाई गई रेगुलेशन के जरिए, मिसगाइडेड हुई हुई कानूनों के जरिए। तो कुछ ऐसा कानून मत बनाना कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने से बंद हो जाए। कहीं ऐसा ना हो आप एआई को डेवलप करने से मना कर दें। तो ऐसा कुछ वे डाउन नहीं करना है आपको, टेक्नोलॉजी को बर्डन में नहीं डालना है। दिस इज अ थिंग नॉट टू डू। थिंक की वर्ब है वुड बी, वे डाउन करना, किसी चीज़ को बोझिल करना, उसके ऊपर वजन डालना, मिसगाइडेड यानी गलत तरीके से बना हुआ, एरोनियस, अनवाइज या इल कंसीडर्ड। चलिए, होपफुली आर्टिकल समझ में आया होगा आपको। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का मिक्सचर था। ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ ऐसे आर्टिकल्स, आपको नया नया कुछ फीलिंग आए पढ़ते हुए, आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, क्विज पे बढ़ते हैं। अपना फीडबैक भी देते रहा करो ताकि ऐसे आर्टिकल्स को लाने का मेरी तलाश जारी रहे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैसिस के हिसाब से अरामको क्यों पॉइज्ड है, रेडी है, तैयार है दुनिया का पहला बिलियनर जो है क्रिएट करने में, और किन से पहले? 7 दूसरी कंपनियों से पहले जिनकी $1 ट्रिलियन खुद की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऐसा क्या है अरामको में जिसकी वजह से अरामको से फर्स्ट बिलियनर निकलेगा इन 7 कंपनियों से पहले? क्या लगता है भाई? अरामको अकेली सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी है इसलिए ऐसा हो रहा है। 7 दूसरी कंपनियां जो हैं वो डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरामको जो है वो कंस्ट्रेंड है, पाबंद है, रेस्ट्रिक्टेड है अपनी डिपेंडेंस पे क्रूड ऑयल की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या एक मेजर चंक जो है अरामको का, उसका मालिक है सऊदी का प्रिंस। चारों में से कौन सा रीजन है कि अरामको से पहला बिलियनर निकलेगा? हिंदी में बता दिया है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अपना आंसर निकालो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाला गया है। अच्छे से समझाया था मैंने आपको ऑनरशिप का क्या तरीका है ना। जेफ बेजोस के पास मुश्किल से 15-20% शेयर होंगे, अमेजोन के 25% होंगे। इलॉन मस्क के पास 15% अब हुए हैं, समझ पा रहे हो। लेकिन अरामको में किस्सा अलग होगा। अरामको में हो सकता है 80% शेयर जो है किसी एक आदमी के पास हो। तो इसका जो ऑनरशिप का पैटर्न है उसकी वजह से इसमें से पहला बिलियनर निकल जाएगा। डी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो। कह रहे द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय या थ्रिल को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? तो ये वर्ड आपको मैंने करवाया था बड़े अच्छे से। और फिर एक फ्रेज है आपको यूज करके बताना एक सेंटेंस में, बाय एंड ऑफ इटसेल्फ। जहां जहां आप इन इटसेल्फ यूज कर सकते हैं वहां बाय एंड ऑफ इटसेल्फ यूज होगा। मैंने आपको 2 जगह यूज भी करके बताया। खुद से एक फ्रेज इसको बना करके एक सेंटेंस बनाओ इसको यूज करके। ठीक है, एज क्विज दे रहा हूं मैं, खुद से बनाओगे ना तो फिर ये फ्रेज दिमाग में बैठ जाएगा। चौथे 5वें में 2 एरर्स हैं। एरर्स आपको मिलेंगी इस वर्ड की वजह से और इस वर्ड के आसपास। ढूंढो एरर्स को, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, वहाँ से मैच करो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। आज क्वेश्चंस कुछ कम रखे हैं मैंने, कल से ज़्यादा रख देंगे। ठीक है, चलो। 5 में से कितने नंबर मिले बताया करो। पीडीएफ लिख के भी बता दिया करो अगर आर्टिकल समझ में आता है, पूरा देखते हो और इंटरेस्टिंग भी लगते हैं नई थीम के आर्टिकल्स। तो कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा।
अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए